हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 7 द स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, ये जो चैप्टर है वो आपके लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा का जैसा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से जरूर समझें। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक तरह से रिकैप हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो, इस चैप्टर में जहां तक ये बात की जाए कि कौन सा टॉपिक कट हुआ है, तो सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ कट हुआ है। तो इसलिए आप ऐसा ही समझे कि ये चैप्टर कंप्लीट ही आने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन अपने पिछले चैप्टर में अपन ने की थी कि गवर्नमेंट वो होती है जो क्या करती है, पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है, फॉर्मुलेट करती है और फिर उसे इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, और किस लिए करती है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, पब्लिक वेलफेयर का। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अपने 3 पोर्शन थे, वैसे के वैसे स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने 3 पोर्शन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और लेजिस्लेचर जो होगा इसमें भी वही, इसके भी 3 होंगे, 2 हाउसेज होंगे और 1 पर्सन होगा। हाउसेज यहाँ पर कहलाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रेसिडेंट की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, गवर्नर होगा। आज के वीडियो में अपन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहला है कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखो ये लाइनें वैसी की वैसी ही है जैसे कि अपन ने कहां पर लिखा था, पार्लियामेंट के लिए लिखा था। ठीक है, तो लेजिस्लेटर जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, वहां पर भी लिखा था अपन ने यूनियन गवर्नमेंट में भी, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। देखो, मैंने ये चैप्टर ऑलमोस्ट उसी पैटर्न में लिखा है, उन्हीं स्टेप में लिखा है, लाइनों में भी ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं की है, ताकि आपको वो जो पिछले जो चैप्टर में आपने लर्न किया वो काम आ सके। एक देखो यहाँ पर चेंज है अपने पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में 2 हाउस होंगे ही होंगे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये 2 हाउसेज होने या नहीं होने, उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। आर्टिकल 168 कहता है कि एवरी स्टेट का एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, और वो लेजिस्लेचर 2 तरह से, एक तरह का हो सकता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकता है। जबकि जो यूनियन लेजिस्लेचर था वो हमेशा ही कौन सा होगा, बाई कैमरल होगा। लेकिन जो स्टेट है वो बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। अब बाई कैमरल का यह मीनिंग क्या है, बाई कैमरल का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेज होंगे, और यहां पर जो 2 हाउसेज होंगे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। लेकिन जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ एक ही हाउस होगा, सिंगल हाउस, और कौन सा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये एक स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर में डिफरेंस है। यूनियन लेजिस्लेचर में हमेशा ही बाई कैमरल सिस्टम होता है अपने इंडिया में, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ स्टेट जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखते हैं, वहाँ 2 हाउसेज है, और कुछ में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ एक ही हाउस है। अगर एक ही हाउस है तो वहाँ कौन सा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर 2 हाउस है तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने लोकसभा के जैसी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपने राज्यसभा के जैसी है। ठीक है, और गवर्नर तो दोनों में ही होगा। एट प्रेजेंट देर आर 7 स्टेट विच आर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर 7 स्टेट में है। कौन कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। अब इस 7 में से मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गया और उन्हें यूनियन टेरिटरी बना गया, तो ये एक कट हो गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ने भी अभी रिसेंटली ये लेजिस्लेचर का जो था वो यूनिकैमरल अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी अपने कितने रह गए हैं, 5 रह गए, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, राजस्थान किस में आएगा, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में आएगा, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव, ये लोकसभा की जगह आप लेजिस्लेटिव असेंबली कर लेना, वही लाइन लिखनी है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो फर्स्ट और लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है। इसे पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं। सिमिलर रीजन है कि यहाँ जो मेंबर है वो मेंबर क्या होते हैं, पब्लिक खुद चूज करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन या पॉपुलर हाउस कहते हैं। और यहाँ के मेंबर को अपन क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएलए। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, जो लोकसभा के मेंबर थे, उनको अपन ने क्या नाम दिया था, वहाँ एमपी कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कितने मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो आर्टिकल 170 कहती है
कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होंगे वो मेंबर एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के नंबर होने चाहिए। यहाँ नंबर फिक्स नहीं है जैसे कि यूनियन लेजिस्लेचर में था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं 60, ठीक है, इनके बीच में ही होने चाहिए। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसी स्टेट है जो एक्सेप्शन में आती है और उनमें 60 से भी कम है, लेकिन जनरली अपना आर्टिकल 170 कहता है कि 500 मैक्सिमम लिमिट है और 60 क्या है, मिनिमम लिमिट है। Each state is divided into geographical constituency for election in such a way that each member of legislative assembly represent at least 75,000 बोले तो 75,000 पीपल को वो रिप्रेजेंट करे। मतलब किसी एक स्टेट में अपने जो ये अपन जैसे सपोज कर लेते हैं कि 60 लेजिस्लेटिव वहाँ पर जो है मेंबर चूज किए जाएंगे, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट को अपन को 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना होगा और इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन हो, 75,000 तो हो ही हो। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ द सीट। ये भी एक नया पॉइंट है, जो अलग पॉइंट है आप लोकसभा से अलग देखो वो आपको याद करना है। जैसे ये वाली 2 लाइनें वैसी की वैसी थी, या नंबर के मामले में थोड़ा अलग था, और अब ये रिजर्वेशन वाला वहां पर कुछ नहीं था, यहाँ पर है। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, उसके हिसाब से जनवरी 2020 जो कि अभी रिसेंटली पास हुई है, वहां तक एक प्रोविजन था कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन सीट मिले। किस रेशियो में मिलेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने एससी एसटी है उसके वो अपने क्या कहते हैं रेशियो के हिसाब से मिलेगी, और जनवरी 2020 तक था और इसे अब और आगे एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट जो है वो एक मेंबर को क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और वो किसका होगा, एंग्लो इंडियन होना चाहिए। अगर वहां पर कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है तो गवर्नर वहां पर एक मेंबर क्या कर सकता है, मतलब अपॉइंट कर सकता है। अब जैसे अपन ने लोकसभा जब अपन ने की थी, तो लोकसभा में जो प्रेसिडेंट था वो कितने मेंबर कर सकता था नॉमिनेट, 2 एंग्लो इंडियन कर सकता था। नेक्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन ये अपने लोकसभा के जैसे ही है। मैं लोकसभा से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शन लगभग सेम ही होंगे, कुछ चीज़ें इधर उधर चेंजेज है, बाकी सब सेम है। तो देखो जो मेंबर है अपने, यहाँ पर भी आप लोकसभा की जगह यहाँ पर क्या कर देना, लेजिस्लेटिव असेंबली कर देना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, और किसके बेसिस पे किए जाते हैं, वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोले तो जो है सब लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस वो 18 ईयर से क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव सिंगल मेंबरशिप, ये पॉइंट भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपने एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन भी ठीक वो की वही है जो अपने क्या थी लोकसभा में थी, कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 से उसके ऊपर एज होनी चाहिए, और 25 भी हो सकती है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट ऑफिस जो है उसके अंडर में नहीं होनी चाहिए, और किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर की कुछ और भी कंडीशन है तो वो भी फुलफिल करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सारे पॉइंट वो के वही। टर्म देखें तो टर्म भी लोकसभा के जैसे ही, लेजिस्लेटिव असेंबली की भी टर्म कितनी होती है, 5 ईयर ही होती है। लोकसभा के जैसे लोकसभा को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या कर सकता है, डिसॉल्व। यहां पर गवर्नर जो है वो सीएम की एडवाइस से क्या कर सकता है, टेन्योर से पहले ही या टर्म से 5 ईयर से पहले ही उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, ये तो हुआ कम होने का। अगर प्रेसिडेंट रूल है तो पार्लियामेंट जो होता है एक टाइम पर कम से कम 1 साल के लिए क्या ज़्यादा 1 साल के लिए क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है वो बढ़ा सकती है, ठीक है। हाँ, एक बार जब वो अपने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी चली जाएगी तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं लग सकता ये, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा ले, कि आपको पूछे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनका क्या मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है, तो हो सकती है। देखो 3 केस में हो सकती है। सबसे पहली तो डबल मेंबरशिप, अगर मान लो किसी पर्सन को दोनों ही हाउसेज में चुना गया है
तो उसे किसी एक हाउस से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, डबल मेंबरशिप नहीं रख सकता। ठीक वैसे के वैसे अगर किसी को स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर दोनों में मेंबरशिप मिली है तो भी उसे एक मेंबरशिप क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉप करनी पड़ेगी। एक है एब्सेंसी, अगर कोई पर्सन या कोई जो एमएलए जो है वो 60 डे तक विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के एब्सेंट रहे तो भी उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और मान लो कि जब उसे सेलेक्ट किया था तब तो ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन उसमें थी, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद इनमें से कोई कंडीशन नहीं रही, जैसे कि मान लो वो मेंटली डिसेबल्ड हो जाए तो अभी उसकी जो वो टर्म है उसको क्या कर सकते हैं अपन, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये 3 केस में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनका जो टर्म है वो पहले ही क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, उनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिसर कौन से होंगे। तो जैसे अपने लोकसभा में 2 ऑफिसर थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वही कंसेप्ट है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। और ये दोनों कौन चूज करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ही चूज करेगी। किसके बेसिस पे, मेजोरिटी के बेसिस पे। सेम वो का वही पॉइंट है, कोई अलग नहीं है। एक चीज, अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा, अगर डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को सौंपेगा। एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अगर हटाना हो तो भी इसके लिए वो का वही क्राइटेरिया है जो अपने लोकसभा में देखा था। रिमूवल के लिए एक बिल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उन्हें पहले 14 डेज का एक नोटिस भी मिलना चाहिए। और सैलरी और अलाउंसेज जो होते हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर जो है उसके फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन ऑलमोस्ट वही है जो लोकसभा के अपने स्पीकर के थे। तो देखो ऑल द मीटिंग्स जो होगी वो सारे स्पीकर ही क्या करेगा, चेयर करेगा, मतलब उन सारी मीटिंग में वो चेयरमैन होगा। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस। ओनली स्पीकर कैन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। ये तीनों पॉइंट वैसे के वैसे ही हूबहू सेम है। नेक्स्ट अपने 4th पॉइंट है स्पीकर डिसाइड द डिजायर्ड एजेंडा ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब किस एजेंडा पर मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग का एजेंडा भी कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। अ मेंबर ऑफ हाउस कैन स्पीक ओनली आफ्टर हिज परमिशन। अगर स्पीकर परमिशन दे तभी आप बोल सकते हो। ही डजेंट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। जनरली कोई चीज पे वोटिंग हो रही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिजल्ट अनाउंस करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर केस में टाई हो जाए, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो एक कास्टिंग वोट या डिसिसिव वोट डाल सकता है। कास्टिंग वोट मतलब जब टाई हो चुका है तो वो जिस तरफ वोट डालेगा वो जीत जाएगा, तो उस केस में वो वोटिंग कर सकता है। और जितनी भी पेटिशन है रिगार्डिंग टू डिफेक्शन, डिफेक्शन किसे कहते हैं, डिफेक्शन का मतलब कोई अगर एमएलए अपना जो पार्टी है वो चेंज करना चाहे तो वो उसके लिए जो भी जजमेंट है वो कौन देगा, अपने स्पीकर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा के जैसे इसके भी वही 5 क्या है, फंक्शन है। लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एज इलेक्टोरल कॉलेज। तो हूबहू वो है। अब जो जो चेंजेज है उन पे आप फोकस करते रहिएगा। पहला है लेजिस्लेटिव पावर, तो इट इज द पावर टू मेक लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देखो जब अपन ने वहां की थी तो 4 तरह की लिस्ट थी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी 4 लिस्ट थी। यहां पर सिर्फ 2 ही लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट जो स्टेट के लिए बनाई जाती है और एक कॉन्करेंट जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर बनाती है। जो नॉन मनी बिल जो होता है वो दोनों में से कोई भी हाउसेस में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों में से कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रेजेंट कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या कर सकती है, प्रेजेंट कर सकती है। द बिल विल सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं भेज के ये किसको भेजा जाएगा, गवर्नर को भेजा जाएगा। ठीक है, फॉर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। बट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ही कंक्लूजन पावर रखती है, मतलब फाइनल डिसीजन जो है कि भाई वो किसका अप्रूवल माना जाएगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का माना जाएगा। और कुछ स्टेट में तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर जैसे आपने देखा था लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ लोकसभा को मनी बिल का पावर था, यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने सारे इनकम और एक्सपेंसेज के जो भी वर्क है वो
तभी कर सकती है जब लेजिस्लेटिव असेंबली उसे पास करे। पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, जो मतलब अपने एग्जीक्यूटिव जो है उनको कंट्रोल करने के क्या पावर है। तो यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशली टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक वैसे वैसे जैसे कि अपना कैबिनेट जो था, यूनियन कैबिनेट, वो अकाउंटेबल होता है किससे, पार्लियामेंट से। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर उनसे कोई भी क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते हैं, और पार्लियामेंट में से लोकसभा जो थी वो उन्हें उनकी गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है। ठीक ऐसे कैसे यहाँ पर भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो स्टेट लेजिस्लेटर के अकाउंटेबल है, और स्पेशली किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर है कि वो सरकार गिरा भी सकती है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू सीक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन एनी इशू। ये पॉइंट तो अपन ने उधर भी किया था। और एग्जीक्यूटिव जो है अपने ऑफिस में तब तक ही रह सकते हैं, मतलब उनकी सरकार तभी तक बनी रहेगी जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली को उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखो, द स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास जनरली कोई खास राइट नहीं है किसको चेंजेज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सपोर्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है दिस टाइप के मोशन को, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन सेक्शन ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें उनके हिसाब से चेंजेज हो सकते हैं, और ऐसे चेंजेज के लिए उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में हाफ मेजोरिटी होनी चाहिए। तो अपने पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अलग पॉइंट है। यूनियन में तो अपन ने वो लिखा था कि भाई दोनों असेंबली के पास ये राइट है, यहाँ पे लिख रहा है कि जनरली तो उनके पास कोई राइट है ही नहीं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत सपोर्ट या रिजेक्ट ऐसा टाइप का मोशन शो कर सकती है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, पार्लियामेंट का ही होगा। और कुछ में उनका है तो उनमें उसमें हाफ मेजोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। अब किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वो प्रेसिडेंट के और मेंबर ऑफ राज्यसभा के, इनके इलेक्शन में वो क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। ये अपन ने वहां पर लिखा भी था। नेक्स्ट अपन आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो राज्यसभा के जैसी होने वाली है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेकंड या अपर हाउस कहलाती है। और अपर हाउस क्यों कहलाती है, क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, हालांकि इसके पास पावर क्या होते हैं, कम होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज राइट टू रिकमेंड क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक नया है। लोकसभा के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो राज्यसभा को मतलब रखे ना रखे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये डिसीजन है, ये राइट है, ये अधिकार है कि वो किसी स्टेट में पार्लियामेंट को ये कह सकती है कि भाई हमें हमारी स्टेट में क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है, या फिर जो काउंसिल है तो कि भाई उसको टर्मिनेट करनी है। ऐसी पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, legislative assembly pass a resolution by 2/3 majority of member, then parliament will make the law for the creation or termination of legislative council। मतलब कि काउंसिल बनानी है या नहीं बनानी है, पार्लियामेंट को डिसीजन लेना होगा, लेकिन ये तब होगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 2/3 से क्या करती है, मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करती है कि भाई क्रिएशन करना है या टर्मिनेट करना है। मेंबर कितने होंगे, ठीक जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मेंबर फिक्स नहीं थे, वैसे वैसे यहाँ पर भी मेंबर फिक्स नहीं है। जो मैक्सिमम नंबर है एमएलसी बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम तो है एमएलए के 1/3 होने चाहिए। मान लो जैसे एमएलए है 60, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनके नंबर जो है, सॉरी अपने 60 की जगह अपन ऐसा समझ लेते हैं कि एमएलए मान लो 300 है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 300 का 1/3 कर देंगे, तो मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं, 100। अब मिनिमम कम से कम 40 तो आपको करना ही है। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है जम्मू और कश्मीर, और अब तो खैर जम्मू कश्मीर में कोई यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन पहले ये एक्सेप्शन में आता था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपर और लोअर लिमिट है, ठीक वैसे वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी अपर और लोअर लिमिट है। अपर लिमिट है कि जितने एमएलए होंगे उनका 1/3, और मिनिमम कम से कम 40 तो होने चाहिए। इलेक्शन कैसे होगा, ऑब्वियस थिंग है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जैसा कि राज्यसभा में भी हुआ था। लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर। जितने मेंबर होंगे उनका 5/6 मेंबर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इलेक्शन से आएगी,
अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन 1/6 मेंबर जो है वो गवर्नर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। तो मतलब टोटल जितने मेंबर है उसका 5/6 तो लेजिस्लेटिव जो भी अपने इलेक्टोरल कॉलेज में जो होंगे, अभी अपन देखेंगे कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, वो जो होंगे वो 5/6 मेंबर सेलेक्ट करेंगे, और 1/6 मेंबर कौन सेलेक्ट करेगा, गवर्नर करेगा। अब जो ये 5/6 करेंगे उसका कैसे होगा, तो देखो ये 5/6 का मैं बात कर रहा हूं, तो 5/6 में से 1/3 जो है वो तो म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका जो होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब क्या करते हैं, इनके मेंबर सेलेक्ट करते हैं, इनसे सेलेक्ट किए जाते हैं। 1/3 जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर करते हैं, ठीक है। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुएट लोग जो होते हैं, जिन्हें कम से कम पास हुए, ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुके हैं, वो उसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और 1/12 ऐसे मेंबर या ऐसे टीचर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं जिनमें से 3 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसको, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को पढ़ाने का। और इन सब को आप ऐड करोगे किस किस को, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 ऐड करके देख लेना कितना आएगा, 5/6 आएगा। तो ये जो 5/6 जो इलेक्टोरल कॉलेज से सेलेक्ट होते हैं उनमें ये इस तरीके से होता है। तो ये नया पॉइंट है, ये अपन ने राज्यसभा में नहीं देखा था, तो अच्छे से लर्न करें। बाकी 2 पॉइंट वो के वो ये जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, जो गवर्नर जो अपने था कि 1/6 जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा, वो किस में करेगा, तो वो एक्सपर्ट होने चाहिए आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट में। और मेंबर जो होंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से ही होगा, जैसा कि राज्यसभा में भी हुआ था, जैसा कि अपने किस में हुआ था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ था। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एकदम सेम है। बस लोकसभा में क्या थी, एज थी 25 या उससे ऊपर, राज्यसभा में थी 30 या उससे ऊपर। ठीक वैसे वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है, बस वही सेम डिफरेंस है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एज है वो 25 या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारा वो का वही क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक राज्यसभा के जैसे कि जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो है वो कितने ईयर का उसका टर्म होता है, 6 ईयर का, और वो का वही सिस्टम है कि इसे अपन क्या नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। और 1/3 जो होगा वो हर साल, जो हर सेकंड ईयर जो है वो क्या करते रहेंगे, रिटायर्ड होते रहेंगे, उनकी जगह नए मेंबर आते रहेंगे। ऑफिसर जो होते हैं कौन कौन से होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 2 होंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पर एक और डिफरेंस है, जब अपन ने राज्यसभा की थी उसमें भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन था। राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो कौन होता था, वाइस प्रेसिडेंट होता था, और डिप्टी चेयरमैन का सिलेक्शन होता था। यहाँ पर चेयरमैन और जो अपने डिप्टी चेयरमैन है, दोनों के दोनों जो होंगे वो लेजिस्लेचर खुद अपॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने जैसे वाइस गवर्नर जैसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है 1 मेंबर फ्रॉम इट्स मेंबर एज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही खुद अपॉइंट करता है, जबकि राज्यसभा में क्या था, जो चेयरमैन था वो वाइस प्रेसिडेंट होता था। अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो अपने लेजिस्लेचर का 6 साल के लिए होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है वो उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पावर कितने हैं, तो ऑब्वियस थिंग है थोड़े कम ही पावर है। वैसे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में होती नहीं है, तो 3 पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो पहला देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। यहाँ पर देखो अच्छे से सुनना आप, जितने भी बिल है वो मनी बिल के अलावा वो दोनों में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या है उसको आप अच्छे से समझें कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी चीज़ अपन ने करके फिर वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में भेजती है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उस बिल को क्या कर सकती है, 3 चीज़ें कर सकती है, या तो उसे रिजेक्ट कर दे, या उसमें क्या कर दे कि कुछ चेंजेस करे कि भाई अमेंडमेंट करे कि ये चेंजेस करो, या फिर उसे भेजे ही ना। तो अगर रिजेक्ट करके वापस भेजती है तो अगले प्रोसीजर में चला जाएगा, अमेंडमेंट करके भेजती है तो भी अगले प्रोसीजर में चला जाएगा। अगर रोक के रखना चाहती है तो ऐसा 3 महीने तक रोक के रख सकती है। 3 महीने के बाद में ये उनका रिप्लाई माना ही जाएगा कि उन्होंने वापस क्या कर दिया, भेज दिया।
अब तीनों में से जो भी केस हो, उसके बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में वो बिल वापस आता है, चाहे वो रिजेक्ट होके आया है, चाहे उसमें चेंजेज होके आया है, या 3 महीने हो गए हैं भेजे हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली वापस भेजेगी एक बार और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, चाहे ये रिजेक्शन अमेंडमेंट को मानकर करे या फिर जैसे भी है वापस भेजेगी। इस बार जब वापस भेजते हैं तो ये 1 महीने का इनके पास समय, 1 महीने के अंदर ये अगर अप्रूव कर देते तो ठीक है, 1 महीने के अंदर अप्रूव ना भी करे तो अभी ये अप्रूव ही माना जाएगा। तो टोटल कितने महीने तक वो लटका सकते हैं? 4 मंथ तक वो अटका सकते हैं, ठीक है, 3 महीने पहले के और 1 महीने बाद का, लेकिन 4 महीने बाद तो उनको अप्रूवल माना जाएगा, चाहे वो करे चाहे ना करे। तो ये थोड़ा सा अलग प्रोसीजर था, तो आप ये याद करें अच्छे से। फाइनेंशियल पावर आपको पहले भी पता है, राज्यसभा के जैसे जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ खास फाइनेंशियल पावर होती नहीं है। अगर कोई बिल जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली इनको भेजता है तो फॉर्मेलिटी के लिए देख सकते हैं, और 14 डेज़ के अंदर अंदर उन्हें वापस रिटर्न करना होगा। नहीं भी रिटर्न करें तो 14 डेज़ के बाद वो अप्रूव माना जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास मनी बिल से रिलेटेड कुछ खास पावर होती नहीं है। ये ठीक वैसा का वैसा है जैसे राज्यसभा के पास भी कुछ खास पावर नहीं थी। लास्ट है अपना पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर भी राज्यसभा के जैसे के जैसा ही सीन है कि ये जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी मेंबर है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाकर मिनिस्टर को हटा नहीं सकते, ठीक है, ये पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अपने लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। तो आज के वीडियो में अपने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में किया, नेक्स्ट वीडियो में अपन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के बारे में और जुडिशरी के बारे में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में अपन ये चैप्टर कंप्लीट भी कर देंगे। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा पहले आप चैप्टर नंबर 6 अच्छे से लर्न करें, लोकसभा राज्यसभा कर लें और फिर ये करें, ताकि आपको जो डिफरेंसेज लगे सिर्फ वही आपको लर्न करने पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।